खराब है, मतदान बुरी तरह से प्रभावित है। मंत्री रविंद्र जायसवाल खुद मतदान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ईवीएम ठीक ना होने पर मंत्री मतदान वो कर पाए। रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जरा अपडेट बताइए। वाराणसी में भी कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आ रही है, क्या अपडेट है? क्या दुरुस्त कर लिया गया इसे? अभी तक लगभग 1 दर्जन जगह पे मतदान में व्यवधान पड़ा था ईवीएम खराब होने के कारण। हालांकि कई जगह बैटरी के प्रॉब्लम थी, कहीं जगह कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवधान था। इस समय हम जहां पे खड़े हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय, यहाँ पे खुद रविंद्र जायसवाल जो प्रदेश सरकार में मंत्री, वो वोट देने सुबह सुबह आए थे, लेकिन उनको भी लगभग 20 से 25 मिनट इंतजार करना पड़ा लाइन में, क्योंकि ईवीएम काम नहीं कर रहा था। हालांकि 20-25 मिनट में उसको दुरुस्त कर दिया गया, प्रक्रिया जो है फिर से चल रही है। लेकिन जिस जोश और उत्साह खरोश के साथ लोग सुबह सुबह निकले थे, कहीं ना कहीं ईवीएम ने मूड जरूर खराब कर दिया। बहरहाल मौसम भी आज का थोड़ा सा सुहाना बना हुआ है, बादल आसमान में हम छाए हुए हैं। हालांकि बादलों और सूर्य देवता के बीच में युद्ध चल रहा है, कभी सूर्य भारी पड़ रहे हैं तो कभी बादल भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जो आम लोग जो मतदान करने आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत है। उमस जरूर है मौसम में, लेकिन वो तपन नहीं है जिसके कारण वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो उम्मीद तो यही की जा रही थी कि पहले 2 घंटे में यहाँ पे जम के मतदान होगा। जो जिन मतदान केंद्रों पर हम देख रहे हैं वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं और कम से कम हर लाइन में 100 से अधिक लोग लगे हुए। तो ये इसका मतलब ये है कि एक सार्थक उत्साह जो है वो मतदाताओं में है। और सुबह के समय चूंकि आसपास से जो पिछले चरण थे उसमें जो खबरें आई कि गर्मी के कारण लोग वोट नहीं दे पाए, तो ऐसे में और हीट वेव का जो कहर चल रहा है, तो लोगों को ये सोचना है कि 10-11 बजे तक वो अधिकतम वोट कर ले और उसके बाद अगर बचे खुचे रहेंगे तो शाम को वोट देंगे। इसी कारण सुबह से ही मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। बल्कि हम 6:15 बजे ही देखें कि इस केंद्र पे कि लगभग दर्जनों लोग यहाँ पे आ चुके थे लाइन लगाने के लिए अपनी पर्चियां लेके। हमने उनसे पूछा है, अभी तो मतदान शुरू भी नहीं हुआ, तो उनका कहना था कि भाई वोट तो देना ही, जल्दी से दे लें, इतना गर्मी का फजीहत कौन सहेगा, तो इससे बढ़िया समय से मतदान कर ले। तो ये एक जोश है और लोग अपनी जिम्मेवारी का भान भी है कि उनको मतदान करना है। ऐसा तो नहीं कहीं अचानक हम बैठे रहें कि जब भीड़ कम होगी तब चलेंगे और जब भीड़ कम होगी तब इतनी तपिश हो जाएगी कि घर से कदम रखेंगे तो हिम्मत नहीं पड़ेगी, हम वापस लौट जाएंगे। तो इसलिए लोग घरों से बाहर यानी कि रोहित, रुझान लोगों में उत्साह है वोटिंग के लिए, 7वें चरण के लिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चूंकि सांसद हैं, इसलिए लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। और देखिए ये जो कतारें हैं ये बता रही हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए कितनी आस्था है लोगों के मन में और अपने घरों से लोग निकलकर वोट दे रहे हैं। रोहित, जैसा कि बता रहे थे कि काफ़ी उत्साह है। रोहित, अगर बात की जाए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ से वो सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अजय राय भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। सुबह वो मंदिर गए, पूजा अर्चना की, उन्होंने बाकायदा भगवान को खुश किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी आश्वस्त नजर आई। कितना वो टक्कर दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री इस बार ही नहीं, इससे पहले जी देखिए, इससे पहले भी अगर हम 2019 की बात करें तो यही कॉन्फिडेंस लेवल, वही चमक उनके चेहरे पे था। और इस बार तो इसलिए थोड़ा बढ़ा हुआ है कि इस बार सपा का साथ है, वो सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो एक कैडर वोट है, मुसलमान, देखिए मुसलमानों की यदि हम बात करें तो मुसलमान सपा और कांग्रेस में बट जाया करता था, इससे दोनों को नुकसान होता था। और इस बार नुकसान नहीं हो रहा है। तो लगभग 3 लाख जो मतदाता मुसलमानों के कहे जाते हैं, उनका एक खांटी वोट पूरा पड़ने जा रहा है अजय राय को। तो जाहिर है कॉन्फिडेंस होगा, यादव का वोट, ओबीसी का वोट, तो इन सब चीजों को देख रहे हैं। क्योंकि हर प्रत्याशी जो है, क्योंकि जातिगत समीकरण से देखिए चुनाव होते हैं, तो वोटर लिस्ट लेके पहले बैठता है, तो देखता है, मिलाता है कि कहाँ कहाँ किस एरिया में कितने वोट हैं। तो वोटों के हिसाब से तो निश्चित रूप से उसको फील गुड होता है। ये बात अलग है कि मतदान में कितना कन्वर्ट हो पाता है, मुद्दे कौन से प्रभावी होते हैं, और जब ईवीएम का जब पिटारा खुलता है तो परिणाम क्या आता है। इसके कारण अजय राय में की बॉडी में वो फुल कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए जी रोहित, कंप्लीट कीजिए। जी हाँ, देखिए बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ इसीलिए उतारा है कि जैसे उसको कहा जा रहा है, और तमाम जगह उत्तर प्रदेश में जो बसपा के प्रत्याशी हैं, अगर देखिए तो कहीं ना कहीं इस बात की
सुगबुगाहट या गंध तो आती है कि कहीं न कहीं ये गठबंधन को ही हानि पहुंचाने के लिए उसी हिसाब से अपने प्रत्याशी दिए हैं। अतः जमाल लारी पुराने समाजवादी हैं, उनको खड़ा कर दिया है। क्योंकि मुसलमानों में कुछ उनकी भी पैठ है, तो कुछ न कुछ तो बिरादरी के नाम पे वोट काटेंगे, तो नुकसान किसका करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो नुकसान होना नहीं है, इसमें नुकसान किसका होगा? गठबंधन का होगा। तो इस तरीके से समीकरण साधे गए हैं, समीकरण बनाए हैं। बहरहाल बनास के लोगों, बनास के नेताओं में इसलिए कॉन्फिडेंस रहता है कि वो लड़ किससे रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव इस बार रोहित पीडीए पॉलिटिक्स बड़ी करते नजर आए। पीडीए पॉलिटिक्स पर बड़ा उन्होंने एम्फसाइज किया, बड़ा जोर उनका रहा, और एक बार फिर से उन्होंने काशी और क्योटो का जिक्र बार बार वो करते नजर आए। क्योटो बार बार कहा कि 2014 से लेकर बार बार कहा जा रहा है कि क्योटो बना देंगे काशी को, लेकिन वो क्योटो अभी तक बन नहीं पाया है। अखिलेश यादव की नजर है इस पर। देखिए क्योटो के बारे में थोड़ा हम समझाना चाहेंगे आम जनता को भी और तमाम नेता को भी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, या कोई भी। पहले बात, ये लोग क्योटो का मतलब ही नहीं समझते। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम क्योटो के तर्ज पे बसाएंगे। अब लोग क्योटो 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 चिल्लाने लगे। अरे क्योटो है क्या? क्योटो का मतलब तो आप समझिए। क्योटो एक संकल्पना है। क्योटो जापान का एक शहर है जी, जो बड़ा ही अपने पुरातत्व, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से। चलिए, हमारे सहयोगी आशुतोष भी जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, ये बताइए कि वहां से क्या स्थितियां हैं, क्या वहां पर किस तरीके की वोटिंग चल रही है? अब तो 1 घंटा पूरा हो चुका है, जहां एक तरफ पारसनाथ